ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 10th चैप्टर 4 है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो औद्योगिकरण का जो युग था उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था क्या नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, कि जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री थी जो उसके पहले का ना, पहले के बाद समझेंगे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ए फेज when there was large scale industrial production for an international market which was not based on factory। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्रियल जो थी उसके पहले का जो फेज था, जो टाइम था, उसे बताया गया था कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन होता था वो डायरेक्ट जाके इंटरनेशनल जो मार्केट थे उनमें जाके सेल होता था। और आपके कोई भी फैक्ट्री बेस से जो है फैक्ट्री नहीं थी, फैक्ट्री पे आधारित कुछ भी नहीं था पहले। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम वाज पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। जो इंडस्ट्रियल उद्योग जो प्रणाली थी पहले की, वो आपके कमर्शियल एक्सचेंज के नेटवर्क का हिस्सा थी आपके। वो मतलब कोई सामान लेके जाते थे तो उसके बदले में आपको कोई जो मेटल्स हो गई, जो प्रीवियस मेटल्स हो गई, वो मिलती थी आपको, या फिर सामान के बदले आपको सामान मिल जाता था। ओके, नेक्स्ट है द फैक्ट्री अप ऑफ द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री है वो कैसे आती है, उनका कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में समझते हैं। बाय द 1730s द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड कम अप। बता दें कि इंग्लैंड में जो फैक्ट्री आती है वो आपके 1730 के करीब जो है वहाँ पे कारखाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1730 के बाद हम वहाँ पे फैक्ट्री हम देख सकते हैं इंग्लैंड में सबसे पहले। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा वाज कॉटन। और जो पहला जो सिंबल था नए युग का, फैक्ट्री जो स्थापित हो गई थी, वो फर्स्ट जो सिंबल है, प्रतीक है, वो हमने कॉटन को, कपास था। क्लियर। A series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process। अब कह रहे हैं कि 18वीं जो सेंचुरी थी वहाँ पे एक सीरीज देखी जा सकती है इन्वेंशन की, कैसे वो इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, स्टेप बाय स्टेप को आपका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रही है। ये हम 18th सेंचुरी में देख सकते हैं। क्लियर। फिर आपके एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिचार्ड ऑकराइट। ये आपके बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कॉटन मिल को। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर आपके हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि प्रक्रिया कितनी तीव्र थी, इसके बारे में समझते हैं। द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वाज क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। हम जो है ब्रिटेन में जो है सबसे जो डायनामिक जो गतिशील इंडस्ट्री देखने को मिलती है, वो हमें स्पष्ट रूप से मिलती है हमें कॉटन एंड मेटल्स। ओके, कॉटन और मेटल्स की हमें जो है इसकी इंडस्ट्री जो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है स्टार्टिंग पॉइंट में। द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो नई इंडस्ट्री थी वो इतनी आसानी से जो है डिस्प्लेस नहीं हो पा रही थी, किसकी तुलना में, आपके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की तुलना में। अब ऐसा क्यों, उसके बारे में समझते हैं। इसका और विस्तार से बात करें कि जो ट्रेडिशनल जो आपकी इंडस्ट्री थी, जैसे हाथ से बनाई होती थी उस समय, है ना, वो काफ़ी अच्छे दिखते थे, गुड थे आपके ना, अच्छे दिखते थे, देखने में बढ़िया लगते थे। और जो इंडस्ट्री से जो बन के आता था प्रोडक्ट, ये काफ़ी, मतलब क्वालिटी इसकी जो है अच्छी नहीं थी इसकी क्वालिटी। ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस occurred स्लोली। अब कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल जो बदलाव हुए वो काफ़ी स्लो थे। ऐसा क्यों, उसके बारे में देखो।
द न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, जो नई टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली, जो मशीन थी वो कभी कभार क्या होता है ब्रोक डाउन में तो खराब खराब हो जाती थी, और जब खराब हो जाती थी तो इसकी रिपेयर करने में जो इसकी रिपेयर होती थी वो काफ़ी कॉस्टली थी, महंगी थी वो। तो दे वर नॉट ए इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड, बता दें यह जो है इतनी प्रभावकारी नहीं थी जितना उनके जो इन्वेंटर्स हैं और उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जो दावा करते थे, उतना ही प्रभावकारी नहीं थी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं हैंड लेबर्स की, और आपके एंड स्टीम पावर की बात कर लेते हैं। इन द विक्टोरियन ब्रिटेन्स, अब कह रहे हैं कि विक्टोरियन ब्रिटेन्स में देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर्स, कह रहे हैं कि विक्टोरियन ब्रिटेन में आपके जो ह्यूमन जो लेबर थी उसकी कोई शॉर्टेज नहीं थी, वहाँ पे उसकी कोई कमी नहीं थी वहाँ पे। देयरफॉर इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स विच रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसलिए जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, वो नहीं चाहते थे कि वो मशीन लेकर आए, मशीन लगाना नहीं चाहते थे वो, क्योंकि मशीन लगाना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमन जो लेबर्स थी वो काफ़ी सस्ती है ना, मशीन से सस्ती मिल जाती थी वहाँ पे, इसलिए जो है, और इसमें जो आपके लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती थी मशीन को लेकर आने में, है ना, बड़ा एक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती थी, तो वो ये चाहते थे कि ह्यूमन लेबर से ही काम चलाते थे ज़्यादातर। मैंने सीजनेबल इंडस्ट्रीज, तो कई जो आपके जो मौसमी इंडस्ट्री थी आपकी, वर वर आल्सो देयर हु यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर्स, जो सीजनेबल जो इंडस्ट्री थी वो आपको जो है वो आमतौर पर जो है आपके जो हैंड लेबर्स मतलब हाथों से काम करने वाले जो लेबर्स होते थे उनको जो है प्राथमिकता देते थे, प्रेफर्ड करते थे उनको। जैसे मान लो जो सीजनेबल जो इंडस्ट्री होती है, जैसे मान लो दिवाली आ गई, दिवाली पे हम जो है राखियों का काम हो गया, मिठाइयों का काम हो गए, तो वो सीजनेबल होता है ना। अब सर्दी आ गई, सर्दी में आप स्वेटर हो गए, जैकेट हो गए, इनके जो काम होते हैं फैक्ट्री में, ये सीजनेबल काम है, वर्क है। क्लियर। तो इनमें ज़्यादातर जो कह बताया जा रहा है कि इसमें हैंड जो लेबर होती है उनकी आवश्यकता ज़्यादा रहती है इसमें। क्लियर। और हैंडमेड गुड्स कैम टू सिम्बॉलिज रिफाइनमेंट एंड क्लास, जो हैंडमेड जो सामान होते थे वो आपके रिफाइनमेंट्स एंड क्लासेस मतलब परिष्कार में उच्च कोटि का एक प्रतीक बन गई। क्लियर। अच्छी क्वालिटी की हुआ करते थे जो हाथ से सामान बनाए जाते थे। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ ऑफ वर्कर्स की, जो वर्कर्स का जो लाइफ है उसकी बात कर लेते हैं, कैसी लाइफ थी इनकी। लेबर्स वर अवेलेबल इन अबेंडेंस इन द मार्केट विच इफेक्ट द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स, कह रहे मार्केट में जो लेबर्स थी वो अवेलेबल थी बहुत ही प्रचुर मात्रा में, और इसीलिए क्या होता था कि जो वर्कर्स की लाइफ को जो इसीलिए उसकी लाइफ को जो है प्रभावित किया। मार्केट में लेबर्स ज़्यादा है, काम आया तो लेबर ज़्यादा है, हर कोई उस काम के पीछे पड़ेगा, तो जब काम के पीछे पड़ेगा तो लेबर्स की कहीं ना कहीं इसमें स्थिति जो है ख़राब होगी, जो जो उसको कीमत मिलनी चाहिए थी कि काम की, वो उसकी कीमत नहीं मिल पाएगी उसकी। ठीक है, तो उसकी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा तो इसका। आफ्टर बिजी सीजन्स वाज ओवर वर्कर्स बिकेम जॉबलेस, कह रहे हैं कि जो सीजनेबल जब सीजन होता था, जो बिजी सीजन था, उसके बाद बीच से ख़त्म होने के बाद क्या होता था कि जो वर्कर्स जो होते थे वो जॉबलेस हो जाते थे, क्योंकि सीजनेबल इंडस्ट्री थी, जो सीजन के अनुसार ही काम होता था उनमें। सीजन निकल गया तो जो वर्कर्स थे अब वो उनके पास कोई काम ही नहीं होगा, वो जॉबलेस हो गई। क्लियर। इन द 19th सेंचुरी में क्या होता है वो देखो, वेब्स इंक्रीज, वेतन इंक्रीज होता है, बट द प्राइस ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीज, कह रहे हैं कि वेतन भी वेब से इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि जो गुड्स है, जो वस्तुएं हैं, उसकी भी प्राइस इंक्रीज हो रही है। देखो 19th सेंचुरी में ये बात है।
कि वेतन इंक्रीजमेंट हुआ, तो उसके वेतन में इंक्रीजमेंट हुआ एक साइड में, दूसरी साइड में क्या हो रहा है कि जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, उनकी भी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है। अब बताओ क्या प्रॉफिट होगा इसमें जो लेबर्स हैं उनको। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब हम यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल है उनके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री। जो मशीन इंडस्ट्री उद्योग के पहले के बारे में समझे तो क्या है कि सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। कह रहे हैं कि जो इंडिया की जो मशीनी जो इंडस्ट्री थी उसके पहले क्या है कि जो हमारे इंडिया का जो सिल्क था, जो कॉटन था, है ना, कॉटन से जो सूती जो वस्त्र बनते थे उनसे, उनका बहुत ही प्रभुत्व था। आपके किसमें प्रभुत्व था? वो इंटरनेशनल मार्केट के, इंटरनेशनल जो टेक्सटाइल जो वस्त्र का जो मार्केट होता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें काफ़ी प्रभुत्व था, डोमिनेटेड था हमारा इंडिया का जो सिल्क है और कॉटन के लिए हावी था वहाँ पे। ये विभ्रांत सीजन ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्रे कॉलोनियल पोर्ट्स। अब कह रहे हैं कि जो मेन मुख्य औपनिवेशिक जो बंदरगाह पोर्ट्स थे के माध्यम से एक विभ्रांत सी ट्रेड, मतलब एक जीवन समुद्री व्यापार जो है वहाँ से ऑपरेट होता था। क्लियर? नेक्स्ट देखो। अब यहाँ हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड टू बीबर्स। अब जो हमारे बीबर्स थे, जो बुनकरों थे, उनका क्या हुआ था। अब इस टेंशन क्यों आती है? क्योंकि अब इंग्लैंड में जो है मशीन इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया इंग्लैंड में, मशीनें आ गई, मशीनों से हम जो है वस्तुओं का विनिर्माण कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जो इंडिया के जो और जो अदर इंडिया के जो बीबर्स थे ना, हाथ से बुनाई करते थे, अब उनका क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर, जो आपकी राजनीतिक पावर होती है वो स्थापित की जाती है। दे ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स। अब वो जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाती है, उसकी पॉलिटिकल पावर्स स्थापित हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं एलिमिनेट करने, अलग अलग करने के, जो मौजूदा आपके जो ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनको अलग अलग करने की क्या है ना, अलग अलग करती है उनको, और एंड इस्टेब्लिश करती है एक मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बीवर्स। और जो व्यापारी थे, दलालों को ख़त्म करने का प्रयास करती है, और जो बीवर्स थे उन पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करती है। क्लियर? इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड द गुमात्स। अब इन्होंने क्या किया, एक अपॉइंटेड किया एक पेड सर्वेंट में पैसे देकर उसको, अब उसका नाम उसको बोला गया है गुमात्स। क्लियर? गुमात्सा। टू सर्वाइव बीवर्स कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स। अब जो इन्होंने जो बीवर्स था उसको काम दे दिया गया कि बुनकरों की जो बीवर्स हैं, जो सर्वाइव बीवर्स, जो बीवर्स की देख रेख, कलेक्ट सप्लाईज, जो सप्लाई की एकत्रित करने के लिए, और एक आपके जो, और एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ गुड्स क्लॉथ्स, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया था जिसका नाम जो है गुमास्ता था। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फैक्ट्रीज कम अप। अब जो है फैक्ट्रीज आती हैं, कब कब आती हैं उनके बारे में देखते हैं। इन 1854 1854 में क्या होता है, फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे सेटअप। 1854 में क्या है कि फर्स्ट से जो पहली बार जो है आपके बॉम्बे में कॉटन मिल को स्थापित किया गया था। क्लियर? उसके बाद इन 1855 में एक आपके जूट मिल इन सेटअप बंगाल में सेटअप किया जाता है इसको, जूट मिल को। फिर आपके बाई 1864 में 4 कॉटन मिल आती है इंडिया में और उनको सेटअप किया जाता है।
फिर आपके इन 1862 में एक आपके अंदर जूट मिल्स कम अप, एक और आती है आपको जूट मिल्स। इन 1860 में क्या होता है कि एल्गिन मिल्स, जो एल्गिन मिल्स होती है, बाज स्टार्टेड इन कानपुर। एल्गिन मिल्स को जो है कानपुर में शुरू किया जाता है। इन 1861 में जो फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद बाज सेटअप, अहमदाबाद में जो कॉटन मिल्स होती है वो आपके 1861 में सेटअप की जाती है। इन 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ऑफ मद्रास बिगन प्रोडक्शन। अब जो 1874 में क्या होता है कि पहली बार एक ऐसी मिल्स को स्थापित किया जाता है आपके मद्रास में, जो आपके स्पिनिंग और बीमिस, कताई और बुनाई दोनों कर सकती थी वो। तो यहाँ से इससे आप जो है आपके प्रोडक्शन शुरू होता है। क्लियर? ये आपके मद्रास में था, ये आपके अहमदाबाद में था 1861 में, और कानपुर में एल्गिन्स मिल स्थापित की जाती है 1860 में। और आपके जो फर्स्ट अब जो है आपके कपास की जो मिल होती है स्थापित की जाती है वो बम्बे में है, और बंगाल में आपके जूट की मिल स्थापित की जाती है। क्लियर? इनको अच्छे से लर्न कर लेना। फिर आता है हमारे जो इंडिया के जो प्रोमिनेंट इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के जो हैं प्रमुख उद्यमी, उनके बारे में देखते हैं। जो आपके बंगाल के हैं, द्वारका नाथ टैगोर बंगाल के बहुत फेमस रहे हैं उद्योगपति। बॉम्बे में आपके दिनसा पेटिट एंड जमशेदजी, है ना, जमशेदजी नुसार बानजी टाटा, जिन्हें जमशेदजी टाटा बोलते हैं। कलकत्ता से आपके थे सेठ हुकम चंद, कलकत्ता से थे। बॉम्बे से आपके जमशेदजी टाटा जी थे। ये आपके प्रमुख है ना एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके आप देख सकते हो। वेयर डिड द वर्कर्स फ्रॉम इंडिया कम फ्रॉम। अब कह रहे हैं मजदूर कहाँ से आए, है ना, मजदूर कहाँ से आए उनके बारे में देखते हैं। इन फैक्ट्रियों में मजदूर कहाँ से आते थे। इन द मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड। क्या ज़्यादातर जो इंडस्ट्री जो क्षेत्र था उसके जो वर्कर्स आते थे फ्रॉम, उसके जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वहाँ से वर्कर्स आते थे। क्लियर? इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड ए जॉबर्स टू गेट न्यू रिक्रूटमेंट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति होते थे, वो क्या करते थे, वो आमतौर पर नए कर्मचारी की भर्ती के लिए वो जो जॉबर्स होते हैं ना उनको अपॉइंटमेंट करते थे। वो जॉबर्स को, जॉबर्स से कहते थे कि आप जो है न्यू इक्विपमेंट निकालो और लोगों को जो है एम्प्लॉयों को लेकर आओ। क्लियर? जिसको आज हम ठेकेदार बोलते हैं। और अब कंपनी के अंदर होता है वो एचआर होता है। वी गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज। अब जो व्यक्ति को जो जॉबर्स होता था वो अब जो लोगों को लेके आता था वो अपने गांव से लेके आता था। एंश्योर देम देम जॉब्स, उनकी जो जॉब थी उनको नौकरी दिलाता था, निश्चित करता था नौकरी, और हेल्प करता था उनकी देम सेटल इन द सिटी। और शहर में जो है शहर में जो है उन्हें सेटल करने के, स्थापित करने में मदद करता था उनकी। क्लियर? फिर आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेडोमिनेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, जो लघु उद्योग होते थे, वो कैसे प्रेडोमिनेट थे, प्रमुख थे, उनके बारे में देखते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ द देम वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। जो लार्ज इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, वो उनका एक छोटा सा सेगमेंट होता था इकोनॉमी का, इकोनॉमी को बनाती थी छोटा सेगमेंट। और जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ देम जो ज़्यादातर जो स्थित थी जो आपकी लार्ज इंडस्ट्री, वो आपके बॉम्बे और बंगाल में स्थित थी। इन द 20वीं सेंचुरी में क्या होता है कि हैंडक्राफ्ट, जो हस्तशिल्प होते हैं, प्रोडक्शन एंड हैंडलूम, और जो हस्तकरघा होता है, एक्चुअली एक्सपेंडेड। मतलब 18 सेंचुरी में जो आपके हैंडक्राफ्ट है, प्रोडक्शन है, हैंडलूम जो है, उनका विस्तार होता है, उनका एक्सपेंड होता है उनका। बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20वीं सेंचुरी का जो सेकेंड डिकेड था, जो सेकेंड दशक था, वीवर्स यूज्ड लूम्स विथ ए फ्लाई शटल्स।
अब 20वीं सेंचुरी के जो सेकंड का डिकेड था उसमें जो वीवर्स होते थे बुनने वाले, अब जो है वो लूम्स के साथ साथ मतलब है कि बुनकर फ्लैश लेवल वाले कर्दे का इस्तेमाल करते थे। जो फ्लैश लेवल की जो कर्दा था ना, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ओके। मार्केट फॉर गुड्स, माल के लिए बाजार। न्यू कंज्यूमर होते थे वो, वर्क क्रिएट न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्या है, नए उपभोक्ता बनाए जाते थे। एडवर्टाइजमेंट जो है अपीयर्स होते थे आपके न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, होर्डिंग्स में और स्टिंग बॉल्स में। बॉल्स होती हैं गलियों की दीवारों पे और टेलीविजन स्क्रीन पर जो है आपके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो दिखाए जाते थे। एडवर्टाइजमेंट बिकम ए व्हीकल्स ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। अब विज्ञापन जो है वो बनाते थे, क्या बनाते थे, स्वदेशी के राष्ट्रीय संदेश के माध्यम बन गए। क्या? एडवर्टाइजमेंट क्या बन गए वो, कि वो जो स्वदेशी हैं, स्वदेशी के जो राष्ट्रवादी जो संदेश हैं का एक माध्यम बन गए। क्लियर? यहाँ से आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। आपका 10th क्लास की हिस्ट्री है, चैप्टर आपका 4 था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से।